हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज ये हमारा एनवायरनमेंट का चौथा टॉपिक है। तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। आप लोगों ने देखा था पर्यावरण में पहला टॉपिक ही था पर्यावरण, जिसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग चर्चा किए। दूसरा था आपका बायोडाइवर्सिटी, उसकी दो वीडियो थी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। पर्यावरण एक चेन है, जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा वो एक दूसरे से लिंक है, तभी आप बातों को समझेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण पहला टॉपिक, दूसरा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, और तीसरा हुआ है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और ये चौथा है हमारा ओजोन परत या ओजोन लेयर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और सबसे अधिक इससे अगर यूपीएससी में मेंस लिखना हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके जीएस के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे आप मेंस का भी आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। और पीटी के फैक्ट तो आपको छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक तो इस टॉपिक से मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओजोन परत, क्योंकि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदूषण बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब किसकी देन है? ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, इस बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सब समस्याएं क्यों बढ़ी, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत हमारे जीवन को कैसे रक्षा प्रदान करता है। आइए शुरू किया जाए 1 बाई 1, ठीक है। सबसे पहले ओजोन परत, तो इसके परिचय के बारे में देखिए। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जिसे हम बोलते हैं O3, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। तो जब O3 ऑक्सीजन के 3 अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओजोन गैस बनेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये 0.02%, ये इसका परसेंटेज है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको कर सकते हैं, पूछ देता है हर गैसों का परसेंटेज, वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भूगोल के टॉपिक लेके आएंगे हम इस अपने चैनल में, तो 1 बाई 1 जब उस पर चर्चा किया जाएगा तो आपको वहां पे दूसरा टॉपिक ही मिलेगा, एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल हमारा है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से कि कौन सी गैस का कितना परसेंटेज होता है। यहाँ ओजोन परत के जो मेन फैक्ट हैं उसको देखा जाए। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, मतलब 0.02%, ठीक है। इसका रंग पूछता है तो इसका रंग हल्का नीला होता है और इसकी गंध बहुत तीव्र होती है। तो ध्यान रखिएगा, गंध अगर पूछे स्मेल तो बहुत ही तीव्र, और इसका रंग तो लाइट ब्लू, हल्का नीला, ठीक है। इसका 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। देखिए अभी इस डायग्राम से पूरा क्लियर होगा, ठीक है। इसका 90% भाग समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर या 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, और शेष 10% भाग क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। आप सुने होंगे हरित गृह गैस, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ये क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाया जाता है, जो पृथ्वी पर मानव को और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा कि क्या नुकसान होता है इससे, ठीक है। तो आप समझ गए। देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, ये सूर्य है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब आती हैं तो यही देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मंडल समझ लीजिए। पृथ्वी ये है अर्थ सरफेस, तो उसके 8 से 18 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, ये आपकी क्षोभ मंडल होती है, ठीक। यहीं पर घर मकान देखिए, पर्वत पठार, पेड़ पौधे, जहां हम लोग निवास करते हैं स्थल मंडल पर, वहां से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। बादल, बिजली गरजना, बारिश होना, ये सब चीजें, घटनाएं जो होती हैं, तूफान, आंधी, हवा का चलना तेज, सब इसी में होती हैं, ठीक। भूगोल में इस पे चर्चा किया जाएगा कि हर मंडल में कौन सी चीजें पाई जाती हैं और कहाँ किस चीजों के लिए आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्षोभ मंडल हमारा, फिर दूसरा मंडल है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल है। फिर इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत या ओजोन मंडल, जिसको बोलते हैं ओजोनोस्फियर। इस मंडल को ये भी बोलते हैं ओजोनोस्फियर, क्योंकि यहीं पर देखिए 20 से 30 किलोमीटर के बीच में O3 ओजोन परत, ओजोन गैस पाई जाती है। उसके बाद हमारा होता है मध्य मंडल, मेजोस्फियर,
फिर आयन मंडल आयनोस्फीयर या वाह्य मंडल, और फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो जब सूर्य का प्रकाश और उस प्रकाश में जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ओजोन परत क्या करता है, देखिए यहां लिखे हैं अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण 90% यही कर लेता है। मतलब हम लोगों के लिए और पेड़ पौधों के लिए इतना महत्वपूर्ण ये परत है दोस्तों कि देखिए सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का ये 90% तो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, बस 10% ही देखिए जो यहाँ डायग्राम में बना है कि बस अल्ट्रावायलेट का 10% भाग ही क्षोभ मंडल में आ पाता है, जो आप यहाँ लिखे हैं कि पृथ्वी पर मानव पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले इस ओजोन को बैड ओजोन कहते हैं। कई बार आपसे पूछेगा गुड ओजोन बैड ओजोन, तो बैड ओजोन जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है और गुड ओजोन जो समताप मंडल में पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले ओजोन को बैड ओजोन कहते हैं और यही स्मॉग का निर्माण करता है। जो अभी कुछ साल पहले हम लोग अभी देखे थे दिल्ली में कि स्मॉग बहुत ज्यादा पोल्यूशन के चलते ये शुरू हो गया और बनने लगा, तो ये यही देन है। ये क्षोभ मंडल में पाया जाना जो ओजोन होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो बैड ओजोन है और स्मॉग को बड़े बढ़िया से रूप ले लेगी और स्मॉग का निर्माण करेगी, जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, जो क्षोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक, ओजोन परत का कार्य क्या है, तो बताया आपको समताप मंडल में स्थित जो ओजोन परत है वो समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के जितने भी मंडल होते हैं, जो क्षेत्र बटे हुए हैं वायुमंडल की परतें, उसमें सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके और भी नाम है, यह सूर्य की पराबैंगनी, बताया यहाँ पे, सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। देख लीजिए, रोक कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अम्ब्रेला ऑफ अर्थ पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं या पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं, सुरक्षा कवच कौन है, तो ये हमारा समताप मंडल में पाए जाने वाला ओजोन परत है। ठीक है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे पृथ्वी पर हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसी को बोलते हैं गुड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं गुड ओजोन। ठीक, अब देखिए पराबैंगनी किरणें अगर आएंगी तो ये भी जान जाइए कि इसका क्या नुकसान हो जाएगा। तो पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव क्या है, जब अल्ट्रावायलेट किरण जिसको रोक लेता है अगर वो आएगी भारी मात्रा में, अभी तो केवल 10% ही आ पाती है। ठीक है, अगर 90% तो एब्जॉर्ब कर लिया ओजोन परत ही, लेकिन अगर उसकी मात्रा ओजोन परत में जो छेद हो गया है और बढ़ के आने लगी पूरे पृथ्वी पर, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा उसको देखा जाए। सबसे पहले दोस्तों त्वचा कैंसर की, स्किन कैंसर की संभावना होने लगती है या हो जाती है। ठीक है, और मनुष्य और पशुओं में डीएनए की संरचना में बदलाव हो जाता है। सोचिए डीएनए तक की संरचना में बदलाव हो सकता है या हो जाएगा अगर ओजोन परत से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आए, तो आपको इन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। त्वचा कैंसर की संभावना और मनुष्य और पशु दोनों में, ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों में डीएनए के संरचना में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है, मनुष्य अंधा भी हो सकता है। ठीक, प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है मानव की, वो भी कम हो जाएगी। इसका सिंबल का मतलब होता है कम होना। तो अगर पराबैंगनी किरणें अगर आने लगे डायरेक्ट रूप से, उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे संक्रामक रोगों के हम शिकार हो सकते हैं। इन्फेक्शन जो डिसीज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। और सोचिए दोस्तों, अगर फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा तो हमारा फूड चेन भी प्रभावित होगा, आहार श्रृंखला। ठीक है, तो पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होगी। गर्भवती महिला, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनके गर्भस्थ शिशु, जो शिशु गर्भ में है, जिसको बोलते हैं फिटस, उनकी अपूर्णीय क्षति भी हो सकती है। सोचिए इतना हानिकारक है अल्ट्रावायलेट रेज, ये इसका दुष्परिणाम है, जिसको ओजोन परत समताप मंडल में ही
और जहां ओजोन परत पाई जाती है 90% इसका भाग रोक लेता है। ठीक है, इस डायग्राम को तो आप समझ ही गए, ये एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। ये आपका सन है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसका 90% यही अवशोषण कर लेता है ओजोन परत। ठीक है, और इसका बस 10% भाग ही क्षोभ मंडल में जाता है, जो मानव पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यही समताप मंडल में 20 से 30 या 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक है, और अगर समताप मंडल का किलोमीटर पूछे तो 50 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक, सबका किलोमीटर भी दोस्तों लिखे हैं, ये सब भी आपको ज्योग्राफी में चर्चा किया जाएगा। तो आप समझ गए कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत होती है। ठीक, ओजोन परत से जुड़ी समस्या क्या है? तो ओजोन परत के पतले होने से भूमंडलीय तापन, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। तो ओजोन परत के पतले होने से भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा? तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव दिखा सकता है। समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जो सबसे बड़ा विनाश का कारण है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो जाएगा, मतलब कहीं वर्षा बहुत हो गई तो बाढ़ आ गया, कहीं वर्षा चाहिए वहां नहीं हुई तो सूखा हो गया। ठीक है, तो सूखा और बाढ़ की स्थिति, जिससे पूरे जैव विविधता को भी खतरा हो सकता है, बायोडायवर्सिटी को, और ये बहुत डेंजर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, और ये हो जाएगा अगर ओजोन परत पतला हो गया तो। ठीक है, तो ओजोन परत की जुड़ी समस्या ये है, और ये देखी भी गई है। और सबसे पहले इसके बाद चर्चा किया जाए कि देखिए ओजोन परत से जुड़ी समस्या तो क्या है, तो आप बताएंगे एक लाइन में, ओजोन परत के पतले होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, ये अलग विनाश है। और वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा तो सूखा और बाढ़ की स्थिति वो अलग विनाश है, और जिससे पूरे जैव विविधता को ही खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जानना जरूरी है कि ओजोन परत जो समस्या इससे हो रही ग्लोबल वार्मिंग, ये पतला क्यों होगा, कैसे होगा, तो इसके ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है ओजोन क्षरण के लिए। ठीक है, ओजोन क्षरण के लिए मतलब ओजोन परत पतला हो जाए, धीरे धीरे पतला होकर छेद हो जाए, उसके लिए कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? तो CFC गैस। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। और ये CFC गैस क्या होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC, जितनी प्रशीतक कूलिंग वाली चीजें हैं, ठीक है, फॉग, अग्निशामक, जो आप देखते हैं रेड रंग का आपको दिखेगा, कई जगह पे आप जाएंगे तो बॉक्स रहता है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी CFC गैस है। तो CFC गैस रेफ्रिजरेटर, AC, प्रशीतक जिसको कूलिंग कहते हैं, और फॉग मतलब अग्निशामक, तो फायर बुझाने वाली चीजें। तो फायर बुझाने वाली चीजों में आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट गैस CO2 गैस। और CO2 क्या है? तो ये भी ओजोन क्षरण के लिए एक प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है। ठीक है, तो ये आपके मेन रूप से CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन क्षरण के प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है। ठीक है, CFC गैस। इसके अलावा जो गैस है ओजोन क्षरण के लिए, वो हैलोजन, N2O, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CHCl3, और एक होता है मिथाइल क्लोराइड। ये सब जो गैसें हैं, ये ओजोन क्षरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसके क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, जिनको जितना हो सके उतना कम किया जाए। इसीलिए देखिए अब निर्देश दिया जाता है, मॉल हो गया या अपने घर में भी जितने लोग भी अगर AC चला रहे हैं गर्मियों में, तो उसको जितना अधिक से अधिक ये प्रयास करें कि चला के बंद कर दें कुछ देर के लिए, क्योंकि उससे सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस निकलती है, जो ओजोन परत के पतला होने के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है। और ओजोन परत पतला होगा तो आप देख ही रहे हैं उसे जुड़ी समस्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है, तो CFC गैस और ये अन्य गैस हैं। अब है ओजोन परत के समस्या का क्षेत्र। ठीक,
तो पहले इस डायग्राम को देखिए, इमेज को। ये अर्थ है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, ठीक। मेन यही रीजन है जहां पे इसी के ऊपर ओजोन परत में छेद हुआ। और इसका पता सबसे पहले कौन लगाया? तो 1973 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया। ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे कहे तो दो यहाँ सन आते हैं, अगर 1973 उसके बाद 1985 है, ठीक है। देखिए 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया। दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है? उसके बाद 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में लगभग 50% की कमी का पता ये किसने लगाया? तो सबसे पहले इंग्लैंड की ब्रिटिश टीम ने लगाया, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब 50% की कमी देखी गई 1985 में, ये इंग्लैंड की टीम ने लगाया, ब्रिटिश टीम ने। और सबसे पहले अगर देखा जाए कि दुनिया को आगाह करने के लिए कि अरे ओजोन परत में छेद हो गया, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, अगर इसको किसने लगाया? तो 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लगाया था, ठीक है। तो आप यहां तक देख लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अभी इसके हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया गया और क्या किया जा रहा है, और उसके बाद इनके और कुछ प्रमुख बिंदु हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आइए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोगों ने क्या देखा? ओजोन परत के समस्या क्षेत्र में 2 पॉइंट। 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने सबसे पहले ओजोन क्षेत्र के बारे में पता लगाया, और कहां पे? अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद फिर क्या देखे? 1985 में ब्रिटिश टीम ने पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में ही लगभग 50% की कमी पाई गई, ठीक। अब यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं नोटिस पॉइंट से। देखिए पृथ्वी के समताप मंडल में, ठीक है, ओजोन परत की कुल मात्रा में हर दशक लगभग 4% की धीमी दर से कमी आ रही है। जो पृथ्वी का समताप मंडल है, अभी जो आप देखे डायग्राम में कि पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत की कुल मात्रा में, ठीक है, हर 10 साल में लगभग 4% की धीमी दर से कमी आ रही है। तो ये दोस्तों चिंता की बात है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर दशक में कितनी कमी आ रही है ओजोन परत की कुल मात्रा में? तो बताएंगे 4% की। और दूसरा है कि अंटार्कटिका के अलावा, केवल अंटार्कटिका ही नहीं देखा गया, अब क्या है कि इसके अलावा 2 कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कुछ देश और भी हैं, ठीक है। इन देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र देखे गए हैं। मतलब अंटार्कटिका के अलावा भी जब देखा गया तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन देशों में भी क्या देखा गया कि इसके ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में छेद देखा गया। ये ओजोन परत की समस्या का क्षेत्र था, और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब क्या है? ओजोन परत के संरक्षण के प्रयास। तो देखिए सबसे पहला प्रयास अगर देखा जाए तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, 1985 में ही हुआ कि अगर पूरे विश्व के देशों का ध्यान ओजोन परत के मामले में किसी ने आकृष्ट किया तो सबसे पहले वियना में, लेकिन 1985 में, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। जो सफल प्रयास था दोस्तों 16 सितंबर 1987, डेट याद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर 1987 को 87 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में, मतलब इसके निर्देशन में, ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने क्या किया? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, तो आप बताएंगे 16 सितंबर 1987 को 33 देशों ने हस्ताक्षर किया। कहीं कहीं इसका जिक्र देता है 46 कंट्रीज, 46 देश, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और वो क्या था समझौता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है।
और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, ठीक, तो 16 सितंबर 1987, और ये कब लागू हुआ या प्रभावी हुआ तब बताएंगे आप कि यह 1 जनवरी 1989 ईस्वी में प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये आपका 1 जनवरी 1989 ईस्वी में प्रभावी हुआ और 16 सितंबर 1987 ईस्वी में इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया, उसकी जिस समझौता जब बना और देशों ने हस्ताक्षर किए, तो वो क्या तिथि होगी, 16 सितंबर 1987। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी। ठीक है, इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि सम्मेलन किस लिए हुआ था, तो आप जाहिर सी बात है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे सीएफसी गैस, सबसे मुख्य आपको बताया ही प्रमुख उत्तरदायी गैस, इसके क्षरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, सीएफसी है। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे सीएफसी के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। जितना कम हम इसका उत्पादन करेंगे, ठीक है, और इसका उपयोग करेंगे, उतना ही ओजोन परत के लिए फायदेमंद होगा, ओजोन परत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और भारत ने भी इस प्रोटोकॉल मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए कब, 2011 ईस्वी में। यह भी एक क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इंडिया ने कब हस्ताक्षर किया था इस समझौते पर, तो 2011 में। ठीक है, तो आप समझ गए कि ओजोन परत के संरक्षण का प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चूंकि ये बैठक दोस्तों 16 सितंबर को हुई थी, ठीक है, इस कारण इसी डेट को क्या किया गया, आज आप देखते हैं कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस या अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। यहीं से वो डेट ली गई 16 सितंबर को। और कब से ये मनाना शुरू हुआ, तो देखिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह 1995 ईस्वी से चालू हो गया कि हम लोग हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या विश्व ओजोन दिवस कब, तो 16 सितंबर। ठीक, कुछ प्रमुख बिंदु देख लिया जाए। ओजोन परत को जो मापने की इकाई है वो डॉब्सन है। डॉब्सन यूनिट में हम ओजोन परत को मापते हैं। ठीक है, सामान्यतः ओजोन परत की जो मोटाई है ये 300 से 600 डीबी के बीच में अच्छी मानी जाती है कि अगर 300 डीबी यही डॉब्सन जो यूनिट है, ठीक, तो ये इसकी यूनिट है ओजोन परत की मापने की। तो सामान्यतः ओजोन परत की मोटाई 300 डीबी से 600 डीबी के बीच में सही मानी जाती है। ठीक, ये इसकी मोटाई अच्छी है। ओजोन क्षरण वाली जो मोटाई होती है, मतलब मोटाई क्या, अब पतली हो रही है ओजोन क्षरण वाली, तो वो कितना कहा गया है, 220 डीबी या इससे कम, मतलब कि ओजोन परत के लिए खतरे वाली स्थिति है। अगर इसलिए डॉब्सन इकाई में जब इसको मापते हैं तो जब मापन इतना निकल जाता है ओजोन परत का कि 220 डीबी है या इससे कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओजोन क्षरण वाली स्थिति। ठीक है, तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ओजोन परत की, 3 क्वेश्चन बनेंगे। ओजोन परत को मापने की इकाई तो डॉब्सन, ओजोन परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 300 डॉब्सन से लेके 600 डॉब्सन। ठीक है, और ओजोन क्षरण वाली स्थिति कब कही जाती है, जब 220 डॉब्सन हो या उससे कम हो, तो ये ओजोन परत के लिए खतरा है। मतलब इतने डॉब्सन में माप लिए हम यूनिट में, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है और ये खतरनाक है। ओजोन परत के गुणों का अध्ययन GMB डॉब्सन नामक वैज्ञानिक, जो ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी थे, इन्होंने ही किया। ठीक है, ये सबसे पहले ओजोन के गुणों का अध्ययन किए GMB डॉब्सन। ठीक, ये ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी थे। उन्होंने ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन
मतलब डीबी यूनिट में नापी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कैसे हुई। तो जो ओजोन परत के गुणों का अध्ययन किए सबसे पहले GMB डॉप्सन, ये ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी थे। इन्होंने ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया और इन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा ओजोन परत था। और ओजोन परत के आप देखें, ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत का कार्य क्या है, ओजोन परत के लिए समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, फिर उसके समस्या का क्षेत्र कौन सा है, उसके लिए संरक्षण क्या है, और उसके प्रमुख बिंदु के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए। यहां से दोस्तों प्रीलिम से लेके मेंस तक आप अच्छे से इसका आंसर दे लेंगे, इस वीडियो को मन से पढ़ेंगे तो। और यहां से पीटी के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बैक जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे मन से देखिए, मैं ऐसे ही आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।